हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने सारी थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग कवर किया था और आज हमारा ह्यूमन मेमोरी का लास्ट लेक्चर होगा और ये लास्ट ही इसके ऊपर ये क्या आ रहा है आपका लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा वो लर्निंग पे आएगा। तो आज जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची थी जो मुझे लगा कि मैंने इसमें नहीं करवाया है, मैं उन चीज़ों को कवर करवा रही हूँ, ठीक है। और कमेंट करके आप बोल सकते हो अगर कोई और पहले स्टार्ट करना चाहते हो तो, ठीक है। अब आगे सबसे पहले फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एपिसोडिक मेमोरी। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एपिसोडिक मेमोरी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपके PYQ हैं जो मैं अभी करवा रही हूँ, ठीक है। पहला क्या आ गया, रिट्राइवल क्यूज, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी, स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी एंड एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो किसको इफ़ेक्ट करते हैं डायरेक्टली आपके एपिसोडिक मेमोरी को, ठीक है। फिर आ गया एक एमनीशिया पूछते हैं, अदर मेमोरी डिसऑर्डर जो आपके बैरन में दिए हैं उसके अकॉर्डिंग करवा रही हूँ मैं ये। तो एमनीशिया क्या आ गया आपका, लॉस ऑफ मेमोरी स्टीमिंग फ्रॉम इलनेस, इंजरी, ड्रग अब्यूज़ और अदर कॉजेज़। जो आपका मेमोरी लॉस होता है किस किस रीज़न से, इंजरी की वजह से या फिर ड्रग्स की वजह से या फिर जो अदर कॉजेज़ हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लॉस ऑफ मेमोरी है लॉन्ग टर्म से, और किसकी मेन कॉज क्या है, ऑर्गेनिक कॉज है इसका, ठीक है। तो ये आ गया आपका रेट्रोग्रेड एमनीशिया एंड एंटेरोग्रेड एमनीशिया। इसको हमने लेक्चर नंबर 5 में भी कवर किया हुआ है, वहाँ जाके आप डिटेल में देख सकते हो। रेट्रोग्रेड एमनीशिया में क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी होती है किसी इंजरी की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, और इसकी फुल रिकवरी पॉसिबल है, बट एंटेरोग्रेड की फुल रिकवरी पॉसिबल नहीं है। इसमें जो हमारी मेमोरी लॉस होता है वो कौन सी चीज़ों को होता है कि इवेंट से पहले वाली जो चीज़ें, जैसे एक्सीडेंट हुआ उससे पहले वाली चीज़ें भूल जाएंगी। और इंटेरोग्रेड में क्या होता है कि LTM की फॉर्मेशन ही नहीं होती है, ठीक है। तो LTM की फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो डिफ़िकल्टी आती है कोई भी नई चीज़ को रिमेंबर करने के लिए या उसकी न्यू मेमोरी फॉर्म करने के लिए। तो न्यू मेमोरी की फॉर्मेशन में डिफ़िकल्टी किस में आती है, इंटेरोग्रेड एमनीशिया में, और रेट्रोग्रेड में जो इंसिडेंट से पहले वाली मेमोरी हो वो लॉस हो जाती है, ठीक है। फिर एक आ गया एमनीशिया एज ए रिज़ल्ट ऑफ करस्कॉफ सिंड्रोम। करस्कॉफ सिंड्रोम आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये ड्यू टू एक्सेसिव अल्कोहल की वजह से हो रहा है, ठीक है। अच्छा वो डेवलपमेंट में है, वो कुछ और चीज़ है, ठीक है। एन इलनेस कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म अब्यूज़ ऑफ अल्कोहल ऑफन इन्वॉल्व प्रोफाउंड रेट्रोग्रेड एमनीशिया। तो इससे क्या होता है, रेट्रोग्रेड एमनीशिया होता है, इंटेरोग्रेड नहीं होता है। जो पहले की चीज़ें हैं वो भूलती हैं, और इसमें ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब एक्सेस में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से भी एमनीशिया हो रहा है। एमनीशिया क्या है, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। इन्वॉल्व सेंसरी एंड मोटर प्रॉब्लम एज वेल एज हार्ट, लीवर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। तो ये सारे प्रॉब्लम किस में होते हैं, आपको एमनीशिया में होते हैं, जब वो करस्कॉफ सिंड्रोम की वजह से होता है। फिर एक आ गई आपकी मेमोरी की जो डिसऑर्डर है वो क्या आ गया आपका, अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर क्या है, एन इलनेस प्राइमरली इफेक्टिंग इंडिविजुअल ओवर द एज ऑफ 65। तो 65 के बाद जो आपको मेमोरी प्रॉब्लम आती है वो क्या है आपकी, अल्जाइमर है, एंड इन्वॉल्विंग सीवियर मेंटल डिटोरेशन इंक्लूडिंग सीवियर एमनीशिया। तो इसमें जो एमनीशिया हो रहा है, एमनीशिया का मतलब क्या है, लॉस ऑफ मेमोरी। तो अल्जाइमर कब बोल रहे हैं हम उसको, जब एज की वजह से हमारी मेमोरी कम हो रही है, और इसको हम सीवियर एमनीशिया भी बोलते हैं। मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाती है। इसमें कौन कौन सी मेमोरी इम्पेयर होती है आपकी, वर्किंग मेमोरी में प्रॉब्लम आती है, सिमेंटिक में आती है, एपिसोडिक में आती है, मेमोरी ऑफ स्किल्स यानी कि प्रोसीजरल, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी आर ऑल डिस्टर्ब्ड। तो ये सारी मेमोरी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, याद नहीं रहती है, मतलब मेमोरी की प्रॉब्लम्स आने लगती है जब 65 के बाद। तो ये क्या हमारी अल्जाइमर है। अब आ गया मेंटल कंटेमिनेशन, भी एक प्रॉब्लम है। ये क्या है आपकी, ए प्रोसेस इन विच आवर जजमेंट, इमोशन और बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेंटल प्रोसेसेस दैट इज़ नॉट रियली अंडर आवर कंट्रोल। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो हमारी जजमेंट, हमारे इमोशन और हमारा बिहेवियर है वो हमारे मेंटल प्रोसेस से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, और वो मेंटल प्रोसेस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहे होते हैं, ठीक है। फिर आ गया, फिर उसके बाद आ गया कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक पूछे हुए हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। एमनीशिया के रिलेटेड, ऑर्गेनिक एमनीशिया किसकी वजह से होता है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से। ड्रग इंड्यूस्ड एमनीशिया क्या है आपका, सबस्टांस यूज़ की वजह से। इंटेरोग्रेड क्या आ गया है,
इनएबिलिटी टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन। रेट्रोग्रेड आ गया आपका इनएबिलिटी टू रिमेंबर प्रीवियसली लर्न इन्फॉर्मेशन। अफेगिया आ गया इनएबिलिटी टू स्वेलो। अफेसिया आ गया इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट। एक यूनिलेटरल बाईलेटरल निगलेक्ट होता है, वो देख लेना कि हाफ फेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, हाफ को नहीं कर पाते हैं, तो वो मैं परसेप्शन में करवाऊंगी बट आपको, ठीक है। तो ये कुछ पहले जो अभी तक पूछे हुए क्वेश्चन है ये वो हैं। अब आ गया उसके बाद मेमोरी एंड दी ब्रेन। ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है कौन सी मेमोरी के लिए। अब आ गया दी हिप्पोकैम्पस प्ले की रोल इन कन्वर्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेम्परेरी टू मोर परमानेंट मेमोरी एंड इन स्पेटियल लर्निंग एंड डज नॉट प्ले रोल इन प्रोसीजरल मेमोरी। अब जो आपका हिप्पोकैम्पस है वो किस में रोल प्ले करता है, आपका शॉर्ट टर्म से ये लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है मेमोरी को। और स्पेटियल लर्निंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कौन, आपका हिप्पोकैम्पस। बट जो प्रोसीजरल लर्निंग है, प्रोसीजरल मेमोरी है, उसके लिए हिप्पोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब जब हम लर्निंग का पढ़ेंगे उधर मैं आपको बताऊंगी प्रोसीजरल लर्निंग में जैसे आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग आ जाएगी तो वहाँ पे आपका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है, हिप्पोकैम्पस नहीं है प्रोसीजरल मेमोरी के लिए। फिर आ गया फ्रंटल लूप। फ्रंटल लूप किस में रोल प्ले करता है, रोल इन वर्किंग मेमोरी। तो इसका रोल किस में होता है, वर्किंग मेमोरी में होता है। एग्जीक्यूटिव इन द एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग इन वर्किंग मेमोरी, जो भी आप चीज़ें एग्जीक्यूट करते हो एट ए टाइम, जो भी काम कर रहे हो उसके लिए फ्रंटल लूप रिस्पॉन्सिबल है। एंड इन एनकोडिंग एंड रिट्राइवल ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन एंड फ्रॉम एलटीएम। और जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप रिट्राइव करते हो किससे, एलटीएम से, उसके लिए भी कौन, फ्रंटल लूप रिस्पॉन्सिबल है। जब हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे, जो प्रीवियस वीडियो पहले मैंने कभी करवाया होगा बायोलॉजिकल बेसिस में, देखना शॉर्टकट वीडियोज़ में, या फिर जो शॉर्ट नोट्स वाली प्लेलिस्ट होगी उसमें जाके ब्रेन का देखना, तो फ्रंटल लूप के सारे फंक्शंस देखेंगे। फिर आ गया टेम्पोरल लूप। तो ये क्या है, सिमेंटिक मेमोरी में रोल प्ले करता है, ऐसे ही हियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और जो हमारा हिप्पोकैम्पस होता है वो भी टेम्पोरल लूप के इनर फोल्ड में ही लाई करता है, और कहीं ना कहीं टेम्पोरल लूप इसलिए मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज वगैरह टेम्पोरल लूप के ही टेम्परल लूप ही रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए, ठीक है। तो आज हमारा क्या कंप्लीट हो गया है, मेमोरी। और अभी किसी को डाउट होगा तो वो कमेंट करके पूछेगा, अगर कोई टॉपिक रह रहा है तो वो बोलेगा तो मैं कवर करवा दूँगी। और नेक्स्ट टॉपिक में मैं क्या लेके आऊँगी, लर्निंग, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।